आखिरी शब्द वैभव गुस्से में चिल्लाकर बोला था, तो डर कर दिशा अपनी आंखों को बंद कर कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती, बस लड़कियों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इतना कह वो अपनी आंखों को खोल लेती है और आगे अपने नम नजरों के साथ वैभव को देख कहती है, बस मैं रिस्पेक्ट चाहती हूँ। इस बात पर वैभव मुस्कुरा देता है और उसके माथे को प्यार से चूम उसके होंठों के करीब जाने को होता है, पर दिशा अपने चेहरे को मोड़ लेती है और उसके हाथ की मुट्ठी बन जाते हैं। दिशा के ऐसे रिएक्शन को देख वैभव उससे दूर हो कहता है, ठीक है, पर मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहूँ तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। इस बात को सुन दिशा उदासी से भरी आवाज में कहती है, तो ये रिस्पेक्ट देना कैसे हुआ। इस बात को सुन वैभव थोड़ा इरिटेट हो जाता है और अपने मन में कहता है, एक ना एक दिन मेरे चार्म से अट्रैक्ट हो तुम खुद मेरे करीब आओगी, अभी के लिए बस तुम्हें अपना बनाना है। इतना कहने के बाद वो कहता है, ठीक है, अब नीचे चलो और मेरे फैमिली से अपोलाइज करो और कहो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इतना कहने के बाद वो दरवाजा खोल बाहर जाने लगता है, वही दिशा भी मुड़ उसके पीछे चलने लगती है। कुछ मिनटों में ही दोनों नीचे आ जाते हैं। दोनों को आता देख वहां का माहौल जो अभी अभी ठंडा हुआ था वो फिर गर्म होने लगता है। तभी वैभव दिशा का हाथ पकड़ लेता है, तो दिशा घबरा जाती है। वही वैभव दिशा की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, दिशा कहो। इस बात और वैभव के मुस्कान को देख दिशा घबराते हुए अपने और वैभव के परिवार की तरफ देखती है, फिर खुद को शांत करते हुए कहती है, अपनी बुरे बर्ताव के लिए मुझे खेद है और मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। दिशा के इस बात को सुन माहौल थोड़ा ठंडा हो गया था। तभी वैभव की मां खड़ी हो कहती है, तुम्हें पहले मेरे बेटे और हमारे परिवार से माफी मांगना चाहिए। इस बात को सुन दिशा की हाथ कस जाती है। भले वैभव ने भी उसे माफी मांगने के लिए कहा था, पर दिशा क्यों माफी मांगे, वो माफी नहीं मांगने चाहती थी। वही वैभव भी दिशा के रिएक्शन को देख रहा था। तभी वैभव दिशा को सभी के सामने अपने बाहों में भर लेता है, तो सभी हैरानी से देखने लगते हैं। वही दिशा को कुछ समझ नहीं आता है। वो बस दूर होना चाहती थी, पर उसे पता था वो हो नहीं सकती है, तो वो गुस्से में अपने होंठों को काटने लगती है। वही वैभव सभी की तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कोई जरूरत नहीं है, ये वैभव देशमुख की होने वाली वाइफ है और वैभव देशमुख की वाइफ को माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ना मुझसे ना मेरे परिवार से। अपने बात को कहने के बाद वो दिशा को खुद से अलग कर उसके तरफ देखता है। दिशा के होंठों से खून आ रहा था, जिसे देख वैभव समझ गया था उसके करीब आने से वो अपने होंठों को काटी है। ये देख वैभव अपने हाथ को उसके चेहरे पर ले जा अपने अंगूठे से उसके बहते खून को पोंछते हुए बेशर्मों की तरह सबके सामने कह पड़ता है, बेबी खुद के होंठों को ऐसे बाइट मत करो, अब मैं आ गया हूं ना, मैं बाइट करूंगा। सबके सामने वैभव ऐसी बातें कर रहा, ये देख दिशा अपने मन में ही कहती है, बेशर्म इंसान। सब कुछ ठीक हो चुका था, पर अब वैभव चाहता है, इसलिए उसके परिवार के लोग बात को आगे ना बढ़ा एंगेजमेंट का डेट फिक्स कर दिए। फिर जाने से पहले वैभव दिशा को कल वो अपने साथ डेट पर ले जाएगा। इतना कहने के बाद वो अपने फैमिली के साथ निकल जाता है। वैभव अपने ड्राइवर को जाने का कह खुद कार ड्राइव कर वहां से निकल जाता है, पर मेंशन ना जा अपने दोनों दोस्तों को कॉल करता है ताकि वो अपने इस खुशी एंजॉय कर सके। पर आदित्य अब भी जय के वजह से गुस्से में था, तो वही रियांश का फोन रिंग हो रहा होता है, पर वो कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ वक्त के बाद वैभव अपनी कार को एक बिल्डिंग के पास जा रोकता है, फिर अपनी कार से बाहर निकल बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। जब वो दरवाजे के पास आता है तो दरवाजे के पास खड़े गार्ड्स वैभव को देख छत से अपने गर्दन को झुका आदर के साथ ग्रिड करते हैं। फिर दरवाजा खोलते हैं, तभी एक आदमी जो खुद मास्क लगाया हुआ था और सभी आने वाले लोगों को देने के लिए मास्क लिए हुआ था, वैभव को देख वो ग्रिड करता है। फिर वैभव उससे मास्क उठा अपने चेहरे पर लगा अंदर चला जाता है। अंदर सभी मर्द लड़कियों के साथ आए हुए थे और गैम्बलिंग में पैसा लगा रहे थे। वही वैभव भी जा बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर खेल रहे लोगों की तरफ अपनी नजरें फेरता है। तभी एक सेक्सी सी लड़कियां वैभव के करीब जा अपने हाथ को उसके सीने पर सेडिक्टिवली फेरते हुए कहती है, क्या आप अपना लक नहीं आजमाना चाहते हैं। वैभव मास्क लगाया हुआ था, जिस कारण पता नहीं चल रहा था उस लड़की को ये है कौन। बस उसके पर्सनैलिटी और चेहरे में दिख रहे कुछ भाग से समझ आ रहा था उसे वो बहुत हैंडसम होगा और उसके पहनावे से उसके बैकग्राउंड का अंदाजा लगाया जा सकता था। वैभव लड़की के हाथ को पकड़ उसे मोड़ अपने गोद में खींच उसके कान के करीब जा अपने धीमे आवाज में कहता है, सेक्सी गैम्बलिंग का बादशाह हूं मैं, अगर वैभव देशमुख चला गया तो कोई जीत नहीं पाएगा। वैभव का नाम सुन लड़की झट से अपने चेहरे को मोड़ वैभव की तरफ देखते हुए कहती है, सर आप। लड़की आगे कुछ कहती इससे पहले ही वैभव लड़की के मास्क को हटा उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके चेहरे को देख हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं हो यहाँ। तो लड़की झट से कहती है, यस सर, 1 मंथ हुआ है।
इस बात को सुन वैभव उसके करीब जाने को होता है, पर दिशा के बारे में सोचते ही वो रुक जाता है और उस लड़की के चेहरे से अपने हाथ को हटा कहता है, मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। इस बात को सुन वो झट से हाँ कह उठ जाती है। तभी वैभव मास्क लड़की के तरफ बढ़ा देता है तो वो मास्क ले उसे पहन लेती है, फिर वैभव के लिए ड्रिंक बनाने लगती है। तभी वहाँ एक खामोशी छा जाती है और आदमी के चिल्लाने का आवाज गूंजने लगता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इस बात को सुन जो आदमी जा रहा था उसके कदम रुक जाते हैं और वो अपने चेहरे को मोड़ अपने शरद आवाज में कहता है, अच्छा पर क्या लगाओगे, तुम तो सब हार चुके हो। इस बात पर आदमी झट से अपने पास खड़ी लड़की का हाथ पकड़ उसे आगे कर कहता है, ये मेरी वाइफ है, बहुत सुंदर है, अगर मैं हार गया तो आज रात के लिए ये तुम्हारी होगी। इतना कहने के बाद वो लड़की के चेहरे से मास्क हटा देता है। वही लड़की की आंखों से आंसू बह रहा होता है और वो कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करिए। वही लड़की को देख उस आदमी के आंखों में चमक भर जाता है, साथ ही वहां मौजूद लोग भी उस लड़की की खूबसूरती को अपने हवस के भरे निगाह से देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी उस लड़की के आंखों से बहते आंसू को देखते हुए हल्की सी पर ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मेरी होती तो मैं कभी इसके आंखों में आंसू नहीं आने देता, तुम तो मुझे बेच रहे हो। इतना कहने के बाद वो उसके आंखों से आ रहे आंसू को पोंछते हुए कहता है, तुम जितना हारे हो उसके साथ ही मेरे पास जो कुछ है मैं सब लगा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ तुम हारे तो तुम्हारी वाइफ हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। वही वैभव सारा तमाशा देखते हुए उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और अपने ड्रिंक की शिप को ले रहा होता है। वही उस आदमी को पता था अगर वो अपनी वाइफ को बेच रहा, इस बात का उसके डैड को पता चला तो वो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे उसे, पर इतना अच्छा मौका वो खोना नहीं चाहता था। अगर वो जीत गया तब सब कुछ उसका होगा। वो झट से कह देता है, ओके। कुछ वक्त के बाद आदमी अपनी बीवी को भी हार जाता है तो गुस्से में पागल हो रहा होता है। वही उस आदमी के होंठों पर मुस्कान था, वो खड़ा हो लड़की के करीब जाने लगता है तो लड़की अपने कदम पीछे करने लगती है और रोते हुए कह रही होती है, मैं शादीशुदा हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। इससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही आदमी उसके पास आ उसके हाथ को पकड़ कहता है, तुम्हारे पति ने ही तुम्हें सेल किया है, अब से तुम मेरी हो। ये सब चीजें यहाँ के लिए कॉमन था, पर कोई अपनी ही बीवी को दाव पर लगा दिया, ये पहले किसी ने नहीं किया था। ये देख सभी हैरान थे। आज तक सब अपने स्लेव को ही लगाते थे, पर ये ऐसे जगह पर अपनी बीवी को लाया भी था और उसे दाव पर लगा दिया था। वही वो आदमी उस खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है और वो बस रोए जा रही थी। रोते हुए ही वो बार अपने पति से कहे जा रही होती है, अनुज प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज इस आदमी को रोको। पर अनुज को अपनी बीवी के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बस उसे अपने डैड का टेंशन था और अपने हारे हुए पैसे का। वही ये नाम सुन वैभव एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। वही वो आदमी उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। तभी वैभव उस लड़की के चेहरे को याद कर कुछ सोच रहा था और अनुज का नाम उसके दिमाग में चल रहा होता है, तो वो अपने मन में चल रहे ख्याल को कंफर्म करने के लिए अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है। वही वो आदमी भी गुस्से में जा चुका था। कुछ वक्त के बाद वैभव भी वहां से निकल जाता है। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का मैसेज आता है तो वो जा खोल मैसेज में आए डॉक्यूमेंट से 7 फोटो को देख पहले फोटो डाउनलोड करने लगता है। जब वैभव फोटो में उसी लड़की को देखता है तो खुद में ही कहता है, पायल मल्होत्रा, सच में इसका हस्बैंड तो बहुत घटिया है, पर ये दिशा की बहन है, मैं उसके साथ कुछ नहीं होने दे सकता हूँ, इसी की वजह से तो शादी के लिए मानी है। अपने बात को कहने के बाद वैभव वापस अंदर चला जाता है ताकि पता लगा सके पायल का पति किसके साथ गैम्बलिंग कर रहा था। वही दूसरी तरफ एक कार बड़े से मेंशन के पास रुकता है जिसमें बैठी पायल सिस्क सिस्क कर रोई जा रही थी। तभी मास्क वाला आदमी अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। वो भी दिखने में बहुत हैंडसम था। वो पायल की तरफ देख अपने हाथ आगे बढ़ा उसके चेहरे को छूता है तो वो डर से कांप जाती है और अपने आंखों को कसके बंद कर लेती है। तभी उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने शरद आवाज में कहता है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ऐसे घटिया हस्बैंड से दूर होकर। पर पायल कुछ न कह अब भी रोए जा रही थी तो इरिटेट हो आदमी कहता है, तुम्हें वो बेच दिया फिर भी उसके लिए रो रही हो, इतना प्यार करती हो तुम उससे, पर क्या वो तुम्हारे प्यार के लायक भी है। इस बात को सुन पायल उस आदमी की तरफ देख रोते हुए हिचकिचाकर कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे बस इतना पता है, शादी के बाद गैर मर्द की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। पायल की बातें सुन आदमी हंसने लगता है। वही पायल उसे ऐसे हंसता देख घबरा जाती है। वही वो आदमी हंसना बंद कर कहता है, बाहर आ जाओ, मैं किसी लड़की के साथ फोर्स नहीं करता हूँ। इस बात को सुन पायल अपने नम नजरों से आदमी की तरफ देखते हुए अपने घबराए आवाज में ही कहती है, तो आप मुझे जाने दे। इस बात पर इरिटेट हो आदमी कहता है,
मैं ये नहीं कर सकता हूँ और अगर तुम अंदर ही बैठी रही तो मजबूरन मुझे जबरदस्ती करना होगा। आदमी के इस बात को सुन वो झट से बाहर निकल जाती है। ये देख आदमी का मन शांत हो जाता है और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाता है। फिर वो मूड आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ। इस बात को सुन वो आदमी के पीछे जाने लगती है। कुछ वक्त बाद आदमी पायल को अपने साथ अपने रूम में ले आता है तो पायल घबराने लगती है। वही आदमी पायल की तरफ देखता है जो काम रही थी। ये देख आदमी जा अपने लिए कपड़े निकालते हुए कहता है, तुम फ्रेश होना चाहती हो? इस सवाल को सुन पायल आदमी की तरफ देखती है, पर आदमी जैसे ही पायल को देखता है तो वो अपने नजरों को झुका लेती है। पायल रोना तो बंद कर दी थी पर उसकी ऐसी हरकतें देख अफसोस से आदमी अपने सिर को हिला अपना एक और टी शर्ट निकाल पायल के पास आ उसके हाथ पकड़ लेता है। तो पायल की आंखों से फिर आंसू आने लगता है। ये देख आदमी उसके हाथ में अपने टी शर्ट रखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम ना चाहो। इतना कह वो बाथरूम जाते हुए कहता है, अगर फ्रेश नहीं होना चाहती हो तो इसे पहन लो, तुम इस ड्रेस में सो नहीं सकती हो। इतना कह वो चला जाता है। वही पायल आदमी की टी शर्ट को देखती है जो इतना लॉन्ग था कि उसके घुटने तक आराम से आ जाए। आता भी क्यों नहीं, पायल का हाइट 5 फुट 3 इंच का था बस, और वो आदमी कहा 6 फुट का। पायल उसकी टी शर्ट को पहनने से घबरा रही थी और बस उसे देखे जा रही थी। कुछ वक्त पार हो जाता है, फिर आदमी बाथरूम से बाहर निकल पायल को अब भी उसकी टी शर्ट को पकड़ा बस देखता है तो उसके करीब आने लगता है। तभी पायल अपने नजरों को उठा आदमी की तरफ देखती है जो सिर्फ अपने कमर में तौलिया लपेटा हुआ था और उसके शरीर में पानी के बूंद टीके थे। आदमी का शरीर दिखने में बहुत अट्रैक्टिव था। आदमी के खुले शरीर को देख पायल झट से अपने चेहरे को मोड़ लेती है। ये देख आदमी उसके करीब जा अपने हाथ को उसके कमर के पास ले जा उसे अपने करीब करता है तो पायल की आंखें कसके बंद हो जाती है और वो अपने धीमे घबराए आवाज में कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? पायल के घबराए आवाज में सवाल सुन आदमी उसके कान के करीब जा अपने शरद आवाज में कहता है, अगर तुम अपने कपड़े जाकर खुद से नहीं बदले तो मैं बदल दूंगा। आदमी की गर्म सांसें और उसका शरद आवाज सुन पायल का चेहरा लाल हो चुका था। वो झट से अपनी आंखें खोल आदमी को खुद से दूर कर भागते हुए बाथरूम चली गई। ये देख आदमी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो अपने नाइट ड्रेस पहन बेड पर जा पायल के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। वही पायल उस आदमी का टी शर्ट पहन तो ली पर बाहर जाने का ऐसे हिम्मत नहीं था उसके पास। वो हल्का दरवाजा खोल बेडरूम की तरफ देखती है। आदमी को उसकी तरफ ही देखता पायल बाथरूम का दरवाजा बंद करने को थी, पर तभी आदमी कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, फिर क्या करोगी? आदमी के ऐसे बार बार धमकी देने से पायल बहुत डर जाती है और वो बाहर आ जाती है, पर आदमी से दूरी बनाकर ही खड़ी हो जाती है। आदमी पहले उसे उसकी टी शर्ट में देख मुस्कुराने वाला था, पर जब उसे उसके खुले पैरों और चेहरे से मेकअप जाने के बाद उसे चोट का निशान दिखता है तो वो गुस्से में खड़ा हो पायल के पास आ उसके चेहरे पर अपने हाथ रख प्यार से सहलाते हुए पर गुस्से में सवाल करता है, तुम्हारे शरीर में इतने चोट का निशान कैसे है? क्या ये सब अनुज ने किया है? इस सवाल को सुन पायल की आंखें बस आंसू से भर जाती है, पर वो अपने आंखों से पानी ना बहने देने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये देख आदमी अपने मन में कहता है, पहले मैं 1000 बार बोल रहा था कुछ नहीं करूंगा, फिर भी रो रही थी, पर अब। अपने मन में इतना कह वो गहरी सांस भर उसे अपने गोद में उठा लेता है तो पायल फिर रोने लगती है। ये देख आदमी उसे बेड पर ले जा उसे बेड पर रख गुस्से में कहता है, चुप, एकदम चुप। आदमी के गुस्से में चिल्लाने से पायल शांत हो गई थी और उसका शरीर डर से कांपने लगा था, साथ ही वो रोना चाहती थी, पर आदमी के गुस्से की वजह से वो शांत होने की कोशिश में हिचकी लेने लगी थी। हिचकी की आवाज से आदमी उसे देखता है तो पायल अपने होंठों पर अपने हाथ रख देती है। वही ये देख आदमी कुछ न कह जा फास्टेस्ट बॉक्स निकाल लड़की के पास आ जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है और पायल के पैरों पर आए कुछ नए और पुराने जख्म देखते हुए वो फास्टेस्ट बॉक्स खोल देता है। वही ये सब देख पायल का हिचकी बंद हो जाता है और वो आदमी की तरफ देखने लगती है। वही आदमी मेडिसिन ले पायल के पैरों को छूता है तो पायल झट से अपने पैर पीछे कर लेती है, पर आदमी उसके पैर को पकड़ लेता है तो पायल झट से कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? पायल के ऐसे सवाल को सुन आदमी अपने कठोर आवाज में कहता है, दिख नहीं रहा है, दवा लगा रहा हूँ। इस बात को सुन पायल कहती है, पर इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी आदमी कठोरता से कहता है, एकदम शांत बैठी रहो। आदमी की कठोर आवाज को सुन वो खामोश हो जाती है। वही आदमी उसके पैरों पर दवा लगाने के बाद उठ बेड पर उसके बगल में बैठ उसके हाथ पर दवा लगा जब चेहरे को देखता है तो गुस्से में अपने मन में कहता है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने मन में इतना कहते हुए वो उसके चेहरे पर भी दवा लगाने लगता है।
पायल को बहुत चल रहा था पर वो खामोश बैठी थी और उसकी बहन के अलावा पहली बार कोई ऐसे उसके जख्मों पर दवा लगा रहा था तो वो बस उस आदमी को अपने बड़े बड़े नजरों से देखे जा रही होती है। वही आदमी उससे दवा लगाने के बाद बॉक्स साइड में रख पायल की तरफ देखता है। पायल की बड़ी बड़ी नजरों को देख आदमी उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूं तो मुझे एक फ्रेंच किस करो। इस बात पर पायल अपनी नजरें झुका लेती है पर आदमी अपने 2 उंगलियों को उसके चिक के पास ले जा उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखते हुए कहता है, ई प्रोमिस, उसके बाद मैं तुम्हें सोने दूंगा। इस बात को सुन लड़की अपनी धीमी आवाज में सवाल करती है, फ्रेंच किस कैसे करते हैं? पायल के ऐसे सवाल को सुन आदमी उसे हैरानी से देखते हुए अपने हाथ पीछे कर सवाल करता है, क्या तुमने कभी फ्रेंच किस नहीं किया है? पायल अपने चेहरे को ना में हिला देती है। इस बात को सुन आदमी थोड़ा क्यूरोसिटी के साथ सवाल करता है, तो क्या तुम दोनों के बीच आज तक कुछ नहीं हुआ है? इस बात पर पायल हाँ में सिर हिला देती है। पता नहीं क्यों पर आदमी को ये सुन बहुत अच्छा लग रहा था। वो लड़की के चेहरे पर अपने हाथ रख उसके माथे को प्यार से किस करते हुए कहता है, ओके तुम सो जाओ। वही आदमी के ऐसे उसके सिर पर किस करने से पायल को अजीब नहीं लगा था, पर जब भी अनुज उसके करीब आने की कोशिश करता था तो उसे बहुत अजीब लगता, साथ ही डर भी, जिस कारण वो उसे बस दूर धकेलती खुद से और रोती रहती, जो देख गुस्से में अनुज चला जाता या उसे चोट पहुंचाता। आदमी बेड से उठ कहता है, मुझे देख क्या रही हो, सो जाओ। ये सुन पायल झट से जा जल्दी से लेट जाती है तो आदमी उसके शरीर पर कंबल ढक देता है और खुद सोफे पर जा बैठ अपने लैपटॉप को खोल कुछ काम करने लगता है और बीच बीच में पायल को भी देख रहा था, जो कंबल को कसके पकड़े अपने आंखों को बंद की हुई थी। वही दूसरी तरफ वैभव को जब सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया तो वो उस आदमी के मेंशन जाने के लिए निकल चुका था। कुछ वक्त के बाद सर्वेंट भागते हुए उस आदमी के रूम में दरवाजा नोक किया तो आदमी गुस्से में दरवाजे की तरफ देख फिर सोई पायल के तरफ। पायल को इतने शोर में भी सोया देख आदमी जा दरवाजा खोल दिया तो सर्वेंट झट से माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर, पर आपसे मिलने वैभव देशमुख सर आए हैं। इस वक्त वो भी वैभव देशमुख आया है। ये सुन आदमी भी हैरान था। वो अपने रूम का दरवाजा अच्छे से बंद करता है फिर नीचे जाने लगता है। वही सर्वेंट भी उसके पीछे जा रहा होता है। आदमी नीचे आ सोफे के पास जाता है तो देखता है वैभव सिगरेट के कस लेते हुए किंग की तरह बैठा है। आदमी वैभव के पास जा अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो वैभव अपने सिगरेट को जमीन पर फेंक खड़ा हो अपने जूते से मसल उस आदमी के कंधे पर अपने हाथ को रख अपने कोड आवाज में कहता है, पायल मल्होत्रा, मुझे चाहिए। इस बात को सुन आदमी अपने हाथ को पीछे कर कठोरता से कहता है, पर मैं तुम्हें क्यों दूं? इस बात को सुन वैभव वापस सोफे पर बैठ कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, बस उसे मुझे लौटा दो। इस बात को सुन वो आदमी भी जा बैठ जाता है और कहता है, मैं नहीं दूंगा। आदमी की जिद को सुन वैभव गुस्से से भरे नजर से उस आदमी की तरफ देख कठोरता से कहता है, नक्श सिंघानिया, तुम्हें पता है ना तुम किसके सामने कहने की हिम्मत कर रहे हो? वैभव की बातों को सुन नक्श उसके टोन में ही कहता है, हाँ वैभव देशमुख से, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है वैभव देशमुख पायल में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? प्यार तो होगा नहीं, क्योंकि अगर प्यार करता तो उसे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहने देता जो उसे बस दर्द देता हो। नक्श के बातों को सुन और उसके आंखों में पायल के लिए केयर देख वैभव थोड़ा शांत हो जाता है फिर कहता है, हाँ मेरा उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर उसकी बहन में है। शादी से पहले वो चाहती है मैं उसकी बहन को उसके हस्बैंड से अलग करवा दूं। इस बात को सुन नक्श हंसते हुए कहता है, वाओ, शादी के लिए डील? इस बात पर वैभव चिढ़ते हुए कहता है, डील नहीं, बस मैं उसके विश को पूरा कर रहा हूँ। वैभव के चिड़न को देख नक्श और जोर से हंसने लगता है तो वैभव गुस्से में उसे देख खड़ा हो उसके कॉलर को पकड़ लेता है तो नक्श अपनी हंसी बंद कर उसे शांत करने के लिए कहता है, देखो वैभव, तुम्हें पायल की बहन चाहिए और मुझे पायल, मैं भी बस चाहता हूँ वो आदमी बर्बाद हो जाए और वो पायल को डाइवोर्स दे दे। इस बात को सुन वैभव उसके कॉलर को छोड़ वापस सोफे पर जा बैठ नक्श की तरफ देखते हुए सवाल करता है, पर तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मुझे तो लगा था तुम बस उसके साथ सोना चाहते हो। वैभव की बातों को सुन नक्श कहता है, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ जो बस सोने के लिए किसी और की बीवी को अपने साथ ले आऊं, और सोना होता तो उसके साथ अब तक सो चुका होता। इस बात को सुन वैभव गहरी सांस भरते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? कॉम्प्लिकेटेड बातों के बीच वैभव की ऐसे सिगरेट मांगने से नक्श उसे हैरानी से देखता है फिर कहता है, हाँ। इतना कह अपने सर्वेंट को बुला वो सिगरेट का बॉक्स लाने को कहता है तो सर्वेंट भी यश सर बोल लाने चली जाती है। तभी वैभव गहरी सांस भर सवाल करता है, तुम उसके साथ कुछ नहीं किए? मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो या तुम्हारा कोई बुरा मोटिव है? वैभव के इस सवाल को सुन नक्श कहता है, मेरा कोई बुरा मोटिव नहीं है, बस मैं उसे अपने साइड चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ वो मेरी वाइफ बने, पर जब तक उस इंसान से उसका शादी टूट नहीं जाता तब तक मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पता है उसके फैमिली वाले शादी टूटने नहीं देंगे। दोनों फैमिली के बीच डील जो हुआ है। वो जब अपनी बात कर रहा था तभी सर्वेंट आ जाती है, ड्रिंक के साथ सिगरेट का बॉक्स ले फिर दिनों के लिए ड्रिंक बना देती है। तो वैभव सिगरेट लगा उसके कस लेते हुए शराब के शिप लेने लगता है। फिर अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, अगर मुझे पता चला तुम पायल को हार्म करने के लिए ये सब कर रहे तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, पर अगर सच में तुम उसे चाहते हो तो मैं वैसे भी उस अनुज को रास्ते में लाने वाला था, तो मैं तुम्हारे लिए ये सब क्लियर कर दूंगा, बस तुम पायल को वो देना जो वो चाहती है। इस बात को सुन नक्श मुस्कुरा कर कहता है, थैंक यू। ये सुन वैभव कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, फ्यूचर में हम फैमिली होंगे। इतना कह ड्रिंक की शिप लेते हुए कहता है, वैसे पायल को मैं अभी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुन नक्श कह पड़ता है, नहीं, वो यही रहेगी। इस बात को सुन वैभव गुस्से में कहता है, मैं अपने बात को रिपीट नहीं करता हूँ। वैभव के गुस्से को देख नक्श कह पड़ता है, तुम उसे कहाँ लेकर जाओगे? बोलो, अपने मेंशन पर क्या सोचकर वहां ले जाओगे, और उसके अपने परिवार के पास जो उसे उस आदमी को सौंप दिए, या उस आदमी के पास ही जो उसे मारता हो? और आज भी अगर पायल उसके पास चली गई तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए पायल को दर्द देगा। इस बात को सुन वैभव गुस्से में सवाल करता है, क्या मतलब? वो आदमी अपनी वाइफ को? अपने अधूरे शब्द कह वो रुक जाता है, फिर गहरी सांस भर खड़ा हो वो कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना कह वो जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रियांश आज खुद ड्राइव करते हुए अपने मेंशन जा रहा होता है। तभी उसे कुछ लड़के फाइट करते हुए नजर आते हैं। तो रियांश अपनी कार को स्लो कर उनकी तरफ देख रहा होता है। जब वो अबीर को उन लड़कों से मार खाता हुआ देखता है तो कार उनके पास ले जा रोक देता है। कार को रुकता देख एक पल के लिए सभी रुक जाते हैं। तभी रियांश अपनी कार के हेडलाइट को जला छोड़ अपनी कार से बाहर निकल उनके पास जाता है। जब अबीर रियांश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वही उसे मार रहे गुंडे रियांश की तरफ देख कहते हैं, कौन हो? और इससे आगे वो कुछ कह पाता कि रियांश का एक जोरदार मुक्का उस आदमी के चेहरे पर पड़ता है और उसके दांत टूट बाहर निकल जाते और वो जमीन पर गिर जाता है। रियांश के ऐसा करने से उसके साथ मौजूद सभी लोग रियांश को मारने जाते हैं, पर तभी अबीर रियांश के सामने आ कहता है, देखो, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, प्लीज तुम लोग। पर इससे आगे वो कुछ कहता, रियांश उसे अपने सामने से साइड कर 2 मिनट में उन सारे गुंडे को डिफीट कर जमीन में गिरा। अबीर का बाजू पकड़ उसे अपनी कार के पास ला, कार डोर खोल अपने कठोर आवाज में कहता है, अंदर बैठो। रियांश के गुस्से को देख अबीर झट से कार के अंदर जा बैठ जाता है, तो रियांश भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ जाता है। फिर कार स्टार्ट कर अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, एड्रेस। रियांश का एक शब्द में सवाल खत्म होता देख अबीर अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लग रहा है मानो ये मुझ पर अपनी एहसान कर रहा हो, पर क्या मैं इसे बोला था ये सब करने के बाद अब मुझे घर छोड़े? अपने मन में वो कह रहा होता है। तभी रियांश गुस्से में कहता है, सुनाई नहीं देता। रियांश के गुस्से को देख अबीर झट से एड्रेस बता देता है। मुंबई के स्लम एरिया का नाम सुन रियांश अबीर की तरफ अपने कठोर नजरों से कुछ सेकंड देखता है, फिर कार उस एरिया की तरफ ले जाने लगता है। वही रियांश की ऐसी नजरें अबीर को बहुत छोटा महसूस करवा रहा था। वो अपने मन में कहता है, हाँ मैं गरीब हूँ, पर मुझे कोई ऐसी नजरों से देखे मुझे पसंद नहीं है। अपने मन में इतना कहने के बाद अबीर कहता है, आप कार यही रोक दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। अपने बात को कहते हुए वो अपने हाथ में पहने ब्रेसलेट को खींच रहा था। वही रियांश उसके बात को अनसुना करते हुए कहता है, कार ड्रॉवर में फास्टेस्ट बॉस है। इस बात को सुनने के बाद अबीर को अपने चोट का ध्यान आता है, पर वो अपने धीमे आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे इसका जरूरत नहीं है। अपने बात को कहने का बाद वो अपने नजरों को विंडो की तरफ कर बाहर की तरफ देखने लगता है। कुछ वक्त बाद कार उस स्लम एरिया में जा रुक जाता है, तो अबीर कार से बाहर निकल अपने सिर को झुका कहता है, थैंक यू। इतना कहने के बाद वो झट से कार डोर लॉक कर भागते हुए वहां से जाने लगता है। वही रियांश उसे ऐसे भागता देख उसका चेहरा शक्त हो जाता है, फिर वो कार स्टार्ट कर देता है। वही भागते हुए अबीर अपने घर के पास आता है। फिर वो दरवाजे के पास जाता है तो उसे सिसकियों का आवाज आने लगता है, तो वो अपनी जख्मी हालत में ही दरवाजे के पास टिक घर के बाहर ही बैठ जाता है। वही रियांश कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे अबीर का ब्रेसलेट नजर आता है, तो वो अफसोस से अपने चेहरे को हिला अपने कार को वापस टर्न कर रोक देता है और उस ब्रेसलेट को उठा अपने कार से बाहर निकल अबीर के घर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही वक्त में अबीर के घर के पास आता है, तो वो अबीर को अपने पैरों के अंदर सिर घुसाए दरवाजे की बाहर बैठा देखता है और घर के अंदर से आवाजों को आता सुन रहा था। फिर वो अबीर के पास जा अपने कोल्ड आवाज में ही सवाल करता है,
क्या तुम पूरी रात यही बैठने का प्लानिंग कर रहे हो? रियांश का आवाज सुन अबीर झट से अपने सिर को ऊपर कर अपने सामने रियांश को खड़ा देख हैरान था। वही रियांश उसका ब्रेसलेट अबीर को देने की जगह उसे अपने जेब में रख अपने हाथ को आगे बढ़ा अबीर के बाजू को पकड़ उसे ऊपर खड़ा कर अपने साथ ले जाने लगता है। रियांश की हरकतों को देख अबीर झट से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। पर रियांश कुछ ना सुन अपने कार के पास अबीर को ले आ अपने उसी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कठोरता से कहता है, अंदर बैठो। इस बात को सुन अबीर झट से कहता है, नहीं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? अबीर के मना कर सवाल करने से रियांश उसे घूर कर देखता है तो अबीर को अपने शरीर में डर के कारण ठंडक महसूस होता है और वो झट से कार डोर खोल कार के अंदर जा बैठ अपने मन में कहता है, क्या ये मॉन्स्टर है? जब भी इसकी नज़रों को देखता हूँ तो लगता है अब ये मुझे खा जाएगा। अपने बात को वो अपने मन में कह रहा था। वही रियांश कार के अंदर जा बैठकर स्टार्ट कर देता है। फिर सवाल करता है, वो लोग तुम्हें मार क्यों रहे थे? तुमने ऐसा क्या किया है? रियांश उससे ये सवाल कर रहा है। ये सुन अबीर रियांश की तरफ देखता है, फिर अपने नज़रों को झुका उदासी से भरे आवाज में कहता है, मैं पहले उन लोगों के लिए काम करता था, पर मैं अब उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता, बस इसलिए मुझे वो लोग फोर्स कर रहे थे वापस से उनके साथ काम करने के लिए, पर मैं अब। इतना कह वो रियांश की तरफ देख अपनी चमकती आंखों से देख कहता है, पढ़ना चाहता हूँ और ये सब काम छोड़ सही काम करना चाहता हूँ। अबीर के बातों को सुन रियांश एक नज़र अबीर को देखता है, फिर कुछ न कह ड्राइविंग करने लगता है। कुछ वक्त के बाद रियांश का मेंशन आ जाता है तो वो अपनी कार को रोक देता है। कार के रुकते ही गाड़ा कार डोर खोल देता है तो रियांश कार से बाहर निकल जाता है, वहीं अबीर भी कार से बाहर निकल जाता है। इतना कह वो रियांश की तरफ देख अपनी चमकती आंखों से देख कहता है, पढ़ना चाहता हूँ और ये सब काम छोड़ सही काम करना चाहता हूँ। अबीर के बातों को सुन रियांश एक नज़र अबीर को देखता है, फिर कुछ न कह ड्राइविंग करने लगता है। कुछ वक्त के बाद रियांश का मेंशन आ जाता है तो वो अपनी कार को रोक देता है। कार के रुकते ही गाड़ा कार डोर खोल देता है तो रियांश कार से बाहर निकल जाता है, वहीं अबीर भी कार से बाहर निकल जाता है। वही रियांश अबीर की तरफ ना देख मेंशन की तरफ बढ़ गया था पर अबीर वही खड़ा हो रियांश को जाता देख रहा होता है। तभी रियांश रुक अपने चेहरे को पीछे मोड़ अबीर की तरफ देख कहता है, खड़े क्यों हो? क्या चाहते हो मैं तुम्हें अपने गोद में उठाकर अंदर ले जाऊं? रियांश के ऐसे बातों को सुन अबीर का चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से अपने कदम बढ़ाने लगता है तो रियांश भी वापस आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ वक्त के बाद दोनों मेंशन के अंदर होते हैं। जब रियांश का भाई अपने दोस्त को देखना है तो भागते हुए उसके पास आ उसके हालत को देख सवाल करता है, क्या हुआ तुम्हें इतना चोट कैसे लगा है? रियांश का भाई सवाल कर रहा था, वही रियांश अपने कदम बढ़ा अपने कमरे की तरफ जाने लगा होता है। तभी रियांश की माँ अपने बेटे के पास आ जाती है तो रियांश के कदम रुक जाते हैं। रियांश अपनी माँ की तरफ देख सवाल करता है, क्या हुआ? रियांश ने बस इतना ही कहा था कि तभी रियांश की माँ अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, आज मेरा बेटा अबीर को अपने साथ लेकर आया है। इस बात को सुन रियांश अपने कोल्ड आवाज में ही कहता है, एनी प्रॉब्लम? रियांश के बस दो शब्द को सुन अनिका चिढ़ते हुए कहती है, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारी माँ नहीं तुम मेरे डैड हो। इस बात पर रियांश बस देखता है पर कुछ कहता नहीं है। तभी अनिका कहती है, बहुत चोट आया है अबीर को, पर कैसे और तुम्हें वो कहाँ मिला? अनिका के सवाल को सुन रियांश अफसोस से भरी आह भरते हुए कहता है, आप उस लड़के से ही पूछ लीजिए। इतना कह साइड हो जाने लगता है तो अनिका अपना मुंह फूला लेती है। तभी अनिका के हस्बैंड ओम आते हैं और अपनी बीवी के गुस्से से फूले चेहरे को देख उसके गालों को पोक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ? सवाल सुन अनिका अपने पति की तरफ देख कहती है, आपकी वजह से। इतना कह गुस्से में चली जाती है। वही ओम खुद में कहता है, गुस्सा रियांश की वजह से और गलती मेरा, हद है। वही अनिका अबीर और अपने बेटे रुद्र के पास जा कहती है, बेटा अब ठीक लग रहा है। रुद्र के सर्वेंट को बुला अबीर की चोट पर मेडिसिन लगवा दिया था। अनिका के सवाल को सुन अबीर खड़ा हो जाता है तो अनिका उसे बैठने को कहती है पर अबीर खड़ा हो अपने सिर को बो करते हुए कहता है, हाँ आंटी थैंक यू। तभी अनिका प्यार से उसके चेहरे पर अपने हाथ रख कहती है, दोबारा थैंक यू जैसे शब्द मत कहना, तुम भी मेरे बेटे की तरह हो। इतना कह अपने हाथ को अबीर के चेहरे से हटा रुद्र से कहती है, जाओ रुद्र अबीर को अपने साथ लेकर है और इसे अपने कपड़े दे दो। तो अबीर हाँ बोल रुद्र को अपने साथ ले जाने लगता है। वही अबीर रुद्र के साथ जाते हुए अपने गाली को छूते हुए अपने मन में कहता है, माँ का प्यार ऐसा होता है, काश मेरी भी माँ मेरे लिए चिंता करती। अपने बात को कहने के बाद अपने चेहरे से हाथ हटा कुछ सोचते हुए रुद्र की तरफ देख कहता है, रुद्र आंटी अंकल बहुत यंग है ना, फिर तुम्हारे बड़े भैया का एज 27 कैसे है? इस बात को सुन
रुद्र अपने धीमे आवाज में कहता है, भैया, बड़े डैड और बड़ी मोम के बेटे हैं। इस बात को सुन अबीर झट से सवाल करता है, क्या वो यहाँ नहीं रहते हैं? अबीर के इस सवाल को सुन रुद्र उदासी से भरी आवाज में कहता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। रुद्र के इस बात को सुन अबीर उदासी से भरी नजर से रुद्र को देखता है, फिर आगे कोई सवाल ना कर अपने चेहरे को झुका रियांश के बारे में सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने मेंशन जाने की जगह उसी लड़की के विला चला जाता है। विला आने के बाद वो बेल रिंग बजाता है पर कोई खोलता नहीं, तो गुस्से में आदित्य बार बार डोर बेल बजाने लगता है। तभी सर्वेंट और वो लड़की जिसका नाम कियारा था वो आ जाती है। सर्वेंट डोर जैसे ही खोलती है उसे आदित्य का गुस्से से हुआ शैतानी चेहरा नजर आता है, तो वो घबरा जाती है। वही कियारा सर्वेंट को इतना घबराया देख वहां आ सर्वेंट को जाने का कह आदित्य की तरफ देख घबराते हुए मुस्कुरा कहती है, तुम आज बिना बताए आए। कियारा के इस बात को सुन आदित्य कियारा के बाजू को पकड़ अपने करीब कर गुस्से में अपने कोल्ड आवाज में कहता है, ये विला मैंने तुम्हें दिया है और तुम मेरी स्लेव हो, फिर क्या मुझे तुम्हें बताकर यहाँ आना चाहिए? आदित्य के ऐसे बातों को सुन कियारा अपनी पलकें झपका कहती है, सॉरी आदित्य। इस बात को सुन आदित्य उसके बाजू को छोड़ अंदर जाने लगता है। वही कियारा दरवाजा बंद कर आदित्य के पीछे जाती है। रूम में आने के बाद कियारा हिचकिचाते हुए सवाल करती है, क्या तुम भूखे हो? मैं कुछ खाने के लिए ले आऊं? इस बात को सुन आदित्य गुस्से में कहता है, कियारा, मैं तुम्हें अपनी बाकी लवर से ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मुझे अनॉयड नहीं करती थी, पर कुछ दिनों से तुम उन लड़कियों की तरफ एक्ट करने लगी हो। इतना कह कियारा की तरफ मूड गुस्से में उसके गाल पर अपने उंगलियों को रख अपने उंगलियों से दबाते हुए उसके आंखों में कठोरता से देखते हुए अपने क्रूर आवाज में कहता है, मेरे सामने अपना मुंह बस बंद करके रखा करो। इस बात को सुन कियारा बस अपनी नजरें झुका लेती है, तो आदित्य उसके गाल को छोड़ बाथरूम चला जाता है, फिर सवार लेने लगता है। वही कियारा बाथरूम की तरफ देखती है, फिर बेड पर जा बैठ आदित्य के बाहर आने का वेट करने लगती है। कुछ ही वक्त में आदित्य अपने कमर पर तौलिया लपेट रूम में आ जाता है, तो कियारा खड़ी हो जाती है, फिर हेयर ड्रायर ले आती है, तो आदित्य बेड पर जा बैठ जाता है। वही कियारा उसके पास आ उसके बालों को ड्राई करने लगती है और अपने मन में कहती है, आज आदित्य इतने गुस्से में क्यों है? क्या किसी ने आदित्य को ऑफेंस किया है? कियारा के मन में ये सब सवाल चल रहा होता है। वही आदित्य के दिमाग में अब भी वही सीन चल रहा होता है जब जय चेक फाड़ कर उसके मुंह पर फेंका था। आदित्य कियारा के हाथ को पकड़ हेयर ड्रायर साइड में फेंक कियारा को बेड पर कर देता है और उसके ऊपर आ उसके होंठों को बाइट करते हुए किस करने लगता है और अपने दूसरे हाथ को उसके पैरों के पास ले जा उसके नाइटी को ऊपर कर शरीर से बस उसके निचले हिस्से के इनरवियर को निकाल अपने तौलिए को हटा सेट कर झटके के साथ इंटर कर देता है, तो कियारा की आंखें नम हो जाती है। तभी आदित्य उसके होंठों को बाइट करना बंद कर अपने हाथ को उसके गले पर रख वाइल्ड होना उसके साथ शुरू हो जाता है। साथ ही अपनी कठोर नजरों से कियारा के आंखों में बदल रहे एक्सप्रेशन को देखता है। फिर उसके कान के करीब जा अपने कोल्ड और धीमी आवाज में कहता है, आज तुम्हें अपनी आवाज दबाने की जरूरत नहीं है, मैं सुनना चाहता हूँ। इतना कह वो और वाइल्ड होने लगता है, तो दर्द और प्लेजर की सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती है। पर आदित्य के दिमाग में अब भी जय का कहा एक एक शब्द चल रहा होता है, जिसे बंद करने के लिए वो चाहता था उसके कानों में कुछ और गूंजे, पर अब भी बस जय का बात ही उसके कानों में गूंज रहा होता है। ये रात धीरे धीरे पार हो जाता है। सुबह का वक्त रियांश अपने रूम से बाहर निकल अपने वर्कआउट रूम में जाने लगता है। तभी उसे अबीर का आवाज सुनाई देता है, तो वो अपने चेहरे को मोड़ उस तरफ देखता है। अबीर बालकनी के पास खड़ा हो किसी पर चिल्ला रहा था। ये देख रियांश उसके पीछे जा खड़ा हो जाता है। वही अबीर चिल्लाते हुए कहता है, देखो मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग जो करने कहोगे मैं करूंगा, पर तुम लोगों को उस आदमी के साथ कुछ बुरा करने का जरूरत नहीं है। उस आदमी से रियांश समझ रहा था उसका बात कर रहा है। तभी रियांश पीछे से अबीर का फोन ले अपने कान में लगा फोन पर बात कर रहे आदमी का बात सुनने लगता है। वही अबीर हैरानी से पीछे मुड़ रियांश से कुछ कहता कि इससे पहले ही रियांश उसके मुंह पर अपने हाथ को रख देता है।